कल अपन ने परसेंटेज का टाइप 3 देख लिए थे, है ना। आज अपना टाइप 4, ठीक है। परसेंटेज का टाइप 4 है। अब परसेंटेज के टाइप 4 में आपके पास, कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी 2 डायमेंशन वाले सवाल आते हैं वो इसमें सॉल्व हो जाएंगे सेम। इसमें आपको क्वेश्चंस की वैरायटी मिलेगी, लेकिन सबको सॉल्व करने का तरीका सेम है ना। इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 से 4 तरीके हैं ना। मैं तीनों चारों आपको बताता हूं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है इफेक्टिव परसेंट। ठीक है। अब इफेक्टिव परसेंट को कैसे समझेंगे कि सपोज मान लो कि आपको कहीं नौकरी लगती है। अगर मान लो आपको कहीं नौकरी लगती है और वहां के जो ऑनर है उनने आपसे बोले कि मैं आपको पहले महीने में 10,000 रुपये तनख्वाह दूंगा और हर महीने 10% से बढ़ाते जाऊंगा। पहले महीने कितनी तनख्वाह दूंगा? 10,000, और हर महीने 10% बढ़ाते रहूंगा। तो अगर मान लो कि जैसे जनवरी में आपने ज्वाइन किया तो आपको तनख्वाह कब मिलेगी? 1 महीने की मिलेगी फरवरी में। यहां से आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर आपको 1 महीने की तनख्वाह मिलेगी ना। फिर जब आप यहां से मार्च में जाओगे तो आपको इस 1 महीने की तनख्वाह मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? तो अगर मान लो आपने यहाँ ज्वाइन किए तो फरवरी में आपको कितनी तनख्वाह मिलना चाहिए? 10,000 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 10,000। ठीक है। अब जब मार्च में आओगे तो मार्च में आपको कितना मिलना चाहिए? 10% ज्यादा, तो कितना मिलना चाहिए? 11,000। मतलब इसका 10% यहाँ पे 11,000 मिलना चाहिए। अब जब आप अप्रैल में आओगे तो इस अप्रैल में आपको कितनी तनख्वाह मिलना चाहिए? कितना? 1,000 मिलना चाहिए। यहाँ पे 1,000 बढ़ गई ना आपकी, तो यहाँ पर भी 1,000 बढ़ेगी क्या? कितनी बढ़ेगी? तो यहाँ पे आपको कितना मिलना चाहिए? 12,000, है ना। आपको ऐसा लगता है कि 12,000 मिलना चाहिए, है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। हाँ, तो आपको जो भी आपका प्रमोशन होगा तो आपको जो आपकी इनिशियल पेमेंट रहेगी उसमें आपको प्रमोशन चाहिए, या जो आपकी प्रीवियस पेमेंट रहेगी उस पर आपको प्रमोशन चाहिए, है ना। काय में आपको प्रमोशन काय में लगेगा, इनिशियल में या प्रीवियस में? प्रीवियस में। तो इस सवाल के पूरे कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो भी इंक्रीमेंट होगा वो काय में होगा? प्रीवियस में, इनिशियल में नहीं होगा, है ना। जैसे आपने यहां से 10% बढ़ा दिए तो 10,000 का 10% कितना रहता है? 1,000। तो हर महीने 1,000 नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या? नहीं, डिपेंड करेगा कि प्रीवियस मंथ में कितनी थी, मतलब प्रीवियस वाली अमाउंट कितनी थी, उस पर ही आपको परसेंटेज लगाना पड़ेगा। आया समझ में? तो इसको अब हर बार आप ऐसे चेक तो नहीं कर सकते, है ना। अब अगर मैं आपको बोल दूंगा कि 10% से बढ़ रही है तो बताओ 2 महीने के बाद आपकी तनख्वाह कितने परसेंट बढ़ी? हर महीने आपकी तनख्वाह कितने परसेंट से बढ़ रही है? 10% से बढ़ रही है, तो 2 महीने के बाद कितनी बढ़ेगी? कितने परसेंट बढ़ जाएगी? कितना? 20। और ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? गलत। कितना हो जाएगा? 21%, 21%। तो ये जो 21% आया है इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव परसेंट। क्या बोलेंगे? इफेक्टिव परसेंट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इफेक्टिव परसेंट निकाला कैसे जाता है ना, उसके बाद फिर अपन सवाल कर लेंगे। तो ये बात तो समझ में आ गई कि पहली बार जितना बढ़ता है हर बार उतना नहीं बढ़ता, परसेंटेज में चेंजेस होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो कि पहली बार आपकी तनख्वाह 10% बढ़ी,
है ना, आपने बहुत अच्छा काम करी तो आपकी तनख्वाह कितने परसेंट बढ़ा दिए, 10% बढ़ा दिए। अगले महीने में आप लोग ने काम ही नहीं किए, नेक्स्ट मंथ में काम ही नहीं किए, जब नेक्स्ट मंथ में आपने काम नहीं किए तो अब आपकी तनख्वाह 10% कम कर दिए। अब बताओ आपके जो इनकम है उसमें परसेंट चेंज कितना हुआ, पहले 10% बढ़ाए, आपने अगले महीने अच्छा काम नहीं किए तो 10% फिर से कम कर दिए, तो 2 महीने के बाद क्या चेंजेस आए। अब आपको लगेगा कि कोई चेंजेस नहीं आए, लगेगा नहीं लगेगा कि पहले 10% बढ़ा दिए फिर 10% कम कर दिए तो क्या चेंज हुआ, तो आपको लग रहा है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज हुआ है ना। इसलिए एग्जाम में अगर आप जो पढ़ाई करके नहीं जाते हैं तो उनको दिखता है कि भाई 10% से बढ़ रही तो 2 महीने के बाद 20% हो जाएगी, 20 ऑप्शन वहां पे पहले नंबर पे होगा, 20 ऑप्शन पहले नंबर में टिक लगा देंगे, आंसर गलत। सवाल ये भी आएगा कि पहले महीने में या पहले साल में 10% से बढ़ी, उसके अगले साल में 10% से कम हो गई तो क्या चेंजेस आएगा, पहले नंबर पे ऑप्शन होगा कि इनमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें टिक लगा दोगे, वो भी सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे समझेंगे इफेक्टिव परसेंट चेंजेस, ठीक है। तो इफेक्टिव परसेंट सबसे पहले जो है किस किस तरीके से निकाला जा सकता है। इफेक्टिव परसेंट है ना, 10% लेकर ही चले। तो अब सबसे पहले जो बेसिक मेथड से अपन करते हैं कि हम बोलेंगे कि कोई भी चीज 100% रही होगी, है ना, कोई भी चीज कितनी रही होगी, 100% रही होगी, तो उसमें पहले साल में या पहले महीने में, सवाल कुछ भी बोल सकते हैं, महीना भी बोल सकते हैं और साल भी, अगर 10% बढ़ रही है तो 100 से 110 हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी कितनी, 110%। होगा नहीं होगा, फिर दूसरे महीने में जाओगे तो दूसरे महीने में भी तो 110% ही होगा। अब 110% मतलब 100 × 110 100 × 110 ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये कट गया, यहाँ के तो जीरो से यहाँ के दोनों जीरो कैंसिल हो गए। अब 11 का जब इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 121। पहले ये वाली तनख्वाह तो आपकी पहले थी ना, पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई है, 121। क्या चेंजेस आए, इंक्रीज बाय कितना, 21%, इंक्रीज बाय 21%। तो ये पहला तरीका है निकालने का कि आप 100 मान लेते हो, कितना मानते हैं, 100, 100% नहीं, जो भी तनख्वाह रहेगी वो 100 मानोगे वैल्यू में, ठीक है। आपने कितना मान लिए, 100 मान लिए, तो ये आप पहले तरीके से कर सकते थे, कितना आया, 21। क्लियर है, ये आपकी हो गई मेथड नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये लिख लोगे वीडियो से फिर देख के, है ना, अभी यहाँ पे क्लास में सिर्फ समझ लो, रिकॉर्डिंग सिर्फ मैं आप लोग की क्लास की ही करता हूँ, बाकी का नहीं कर रहा हूँ अभी। तो आप लोग जो पढ़ रहे हो आप लोगों को मिल जाता है, उनकी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं करते, ठीक है। दूसरी जो मेथड होगी वो क्या होगी, एक फॉर्मूला रहेगा ए प्लस ए, या फिर ए प्लस बी बोल सकते हैं अपन, दो तरीके से बन जाएंगे। अगर परसेंट सेम रहे तो ए यूज करोगे और अलग अलग रहे तो ए और बी। अपन मान लेते हैं कि अलग अलग परसेंट रहा तो कैसे करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, या फिर इसी को और आप देख लोगे तो आप बोलोगे ए का स्क्वायर प्लस, क्या करेंगे, सॉरी 2a लिखेंगे ना, ए प्लस ए, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100। ये कब करोगे, जब परसेंट कैसे हो, सेम हो, परसेंट सेम हो,
और ये वाला कब करेंगे, जब परसेंट अलग हो। अब अगर आपको बोल रहे हैं कि पहले महीने 10% बढ़ाए, दूसरे महीने 20% बढ़ाए, तब कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, पहला वाला। और अगर बोलता है कि पहले महीने भी 10% बढ़ाए और उसके बाद वाले महीने भी 10% बढ़ाए, तो कौन सा लग जाएगा, नीचे वाला। इसके पहले वाला जो अपन ने किए थे उसमें भी ऐसा कर सकते थे कि पहले महीने 10% बोला तो आपने 110 अपॉन 100 कर दिए, और दूसरे महीने 20 बोल रहे तो 120 अपॉन 100 कर सकते थे, पहले में भी यूज हो जाता है ना। अब यहाँ पर अगर मान लो कि आपको 10% से बोल रहा है, 10% वाली कॉन्सेप्ट है ना, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 10 प्लस 10 प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 अपॉन 100। तो ये दोनों जीरो कैंसिल, तो कितना जाएगा, 20 प्लस 1 इक्वल्स टू 21%। तो ये भी आपका इफेक्टिव परसेंट निकालने का एक तरीका आ गया। आया नहीं आया, आया समझ में। परसेंट अगर अलग रहे रहते तो आप बोले थे कि पहले बार में 10% बढ़ रहा है, तो पहले महीने में 10% बढ़ा दिए। फिर बोल रहे हैं कि 20% बढ़ रहा है, तो आपने बोला ठीक है 20% बढ़ा दिए, है ना। फिर आप बोलोगे कि 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो यहां से कितना आ गया, 30 प्लस ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 2 1 जा 2 प्लस 2। तो जो इफेक्टिव परसेंट आया वो कितना आया, 32%। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि बताओ 10% का 2 साल का इफेक्टिव परसेंट क्या होगा, 10 साल का, सॉरी 10% का 2 बार का इफेक्टिव परसेंट क्या होगा, कितना, 21 होगा, होगा नहीं होगा। इफेक्टिव परसेंट तो ये ओरल निकाल सकते हैं। अब ओरल कैसे समझोगे उसको, कि कोई भी नंबर अगर सेम है ना, जैसे अपन ने बोले 10%, तो 10 का डबल कर दिए कितना हो गया 20, और 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड 100, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि एक का बताओ, एक का इफेक्टिव परसेंट क्या होगा, एक का इफेक्टिव परसेंट, तो एक का डबल कर दिया कितना हो गया 2, और एक का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 2.01, क्योंकि 1 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.1 आएगा, नहीं आएगा। है ना, आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम रहेगा, ये टाइप नंबर जो दूसरे सेकंड नंबर की मेथड है, इसी में आपको कुछ इफेक्टिव परसेंट 15 तक के इफेक्टिव परसेंट निकालना है ना। जैसे मैं बोला कि एक का इफेक्टिव परसेंट, एक का इफेक्टिव परसेंट क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल्स टू 2.01। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो 2 दूनी 4, और 2 का स्क्वायर 4, मतलब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो 3 का निकालना है, तो 3 दूनी 6, और ये 0 9। 4 का अगर निकालना है तो 8.16। 5 का अगर निकालना है तो 10.25। निकाल पाओगे ऐसा, है ना। तो ये कहां तक निकालना है आपको, 1 to 15, है ना। ये आपको कॉपी में लिखना है निकाल के, है ना। क्यों लिखना है, क्योंकि आगे जब जो आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। मैं आपको सीधे सीधे अगर मान लो 8% आया, तो मैं आपसे बोलूंगा बताओ 8 का इफेक्टिव परसेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे 16.64 होता है, और उतने में आपका सवाल सॉल्व हो सकता है। क्लियर है, डाउट है, निकाल पाओगे पूरा, ठीक है। 2 मेथड बता दिया मैं। तीसरी मेथड देखो, तीसरी मेथड में सबसे ज्यादा यूज करता हूं। पहली और दूसरी को बहुत रेयर, अगर मान लो कि बहुत टफ क्वेश्चन आया तो पहली यूज करेंगे,
बेसिक का यूज हमेशा तब होगा जब क्वेश्चन टफ होगा। जहां क्वेश्चन टफ हुआ वहां आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? बेसिक की। वहां कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन मॉडरेट या इजी है, सभी तरह की ट्रिक लग जाएगी। तो इसलिए मेंस उन्हीं लोगों के क्लियर होते हैं जिन लोगों के बेसिक अच्छे हैं। आप अभी तो बढ़िया तरीके से कर लोगे कि सर हम तो बिल्कुल फटाफट फटाफट कर लेते हैं, लेकिन जब मेंस में जाते हैं तो मेंस में आपको ये सारी चीज तो आना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको एक सबसे पहले बेसिक वाली बता दिया था, मेथड ऐसी होती है। दूसरा ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी आपका ओरल हो सकता है, मैंने लिख के बताया, लेकिन आप ओरल कैलकुलेट कर सकते हैं ना। मैं बोलूंगा कि बताओ 15 का इफेक्टिव परसेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे 15 दूनी 30 हो जाता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 30 और 2 32, 32.25 इसका इफेक्टिव परसेंट होगा। 25 का क्या होगा बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर 25 का दो जोड़ेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 50 और 6 56, तो 56.25 हो जाएगा। नहीं निकाल सकते? निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको ओरल प्रैक्टिस करना है। तीसरी जो मेथड होती है वो ये होती है कि मैंने मान लिया कि जो भी वैल्यू रहेगी वो कितनी रही होगी, 100 रही होगी। अब पहले बार में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10%, है ना। अपन 10 ही का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। पहली बार में कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि 10 हो जाएगा तो 110 हो गया। हुआ नहीं हुआ? 110 हो गया ना। अब 110 हो गया, अब अगली बार फिर 10 पड़ रहा है, तो वो 10 इस 100 का बढ़ेगा कि 110 का बढ़ेगा? किसका बढ़ेगा? 110 का। तो 110 का 10% कितना होता है, 11। तो आप इसी में आपने 11 को क्या किए, प्लस, तो कितना आ गया 121। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 121। कितने का इंक्रीज हो गया, 21% का इंक्रीज हो गया। अगर मान लो कि पहले 100 रहा रहता, पहली बार में 10 बढ़ रहा है तो 110 हो जाता, और दूसरी बार में अगर 20 बढ़ता तो 20 किसका बढ़ता, 110 का। तो 110 का 20% कितना होता है, 22। तो इसमें 22 आप ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 132। पहले कितना था, अब कितना हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया, 32%। बताइए, तकलीफ है कहीं, समझ में आ गया? क्वेश्चन स्टार्ट करें। एक दुकानदार ने अपने सामान के मूल्य को पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है। सामान के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, है ना। तो आपने बोले कि कितना, पहले 100 था, पहले कितना था 100 था, कितना बढ़ाया, कितना हो गया 125। हुआ नहीं हुआ? फिर बोल रहा है 20% और बढ़ा देता है, तो 20% किस पे, 125 पे। तो 125 का 20% कितना होगा 25। तो इस 125 में 25 और ऐड कर दोगे तो कितना होगा 150। आ रहा है समझ में? डाउट है कहीं पे? पहले 100 था, है ना। 100 पे कोई भी परसेंट उतना ही होता है, 100 पे 20% 20 ही होगा, 100 पे 25। तो पहला वाला तो बहुत इजी है कि 100 पे 25% बढ़ाना मतलब 125 लिख दिए। दूसरे वाला तो निकालना है ना आपको, तो 125 का 20%, 10% निकालने के लिए एक नंबर के पहले पॉइंट बताया था परसेंट की क्लास में, पहली क्लास में। एक नंबर के पहले पॉइंट निकाल दिया 12.5, 12.5। 12.5 का डबल कितना होगा 25। 12.5 10% है ना, तो 20% कितना होगा 25 होगा। तो आप इसमें 25 ऐड कर दोगे तो 50 हो जाएगा। पहले कितना था, अब कितना हो गया 150। कितना बढ़ गया, यही आपका आंसर है। कितना टाइम लग रहा है बताओ, लगेगा बहुत ज्यादा टाइम। ओरल कर पाओगे? आप सवाल देख के नहीं कर सकते कि लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा किसको। आप देखोगे अब दुकानदार ने पहले कितना बढ़ाया 25% बढ़ाया, तो आप सीधे माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए कि 100 से कहां पहुंच गए 125 में। फिर 20 बढ़ा रहा है, फिर कितना बढ़ा रहा है
20, तो 125 का 20%, तो 125 का 10% 12.5, 20% 25, मतलब 125 में 25 ऐड कर दो कितना जाएगा 150। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया, कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया। क्लियर है, कोई डाउट अभी इसमें? यहां देखो, समांतर चतुर्भुज के आधार में 50% की वृद्धि हो गई। पहले कितना रहा होगा 100 रहा होगा, कितना बढ़ गया 50% घटाया जाता है बोल रहा है। 50% क्या कर रहा है, तो पहले 100 था तो घटा के कितना हो जाएगा 15, होगा नहीं होगा। फिर बोल रहे हैं कि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो 40% किसका 100 का कि 50 का, 40% किसका कम करोगे 100 का कि 50 का 50 का। जब आप यहां पे पहुंच गए तो इससे कोई काम है क्या, काम किससे है 50 से, तो 50 का 40% कितना होगा 20 होगा, तो इसमें से 20 क्या करोगे कितना जाएगा 30। पहले कितना था अब कितना हो गया, कितना कम हुआ 70% की कमी, डिक्रीज्ड बाय 70%। दो सवाल पूछेगा, कितना हो गया और कितनी कमी हुई। यहां पे क्या लिखा है कितने प्रतिशत की कमी हुई, क्या लिखा है कितने प्रतिशत की कमी हुई, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द एरिया, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। वो ये भी पूछ सकता था कि क्षेत्रफल कितना परसेंट हो गया, दो सवाल पूछ सकता है, कितना परसेंट हो गया, तो कितना परसेंट हो गया 30% हो गया, कितने परसेंट की कमी हुई 70% की कमी हुई। क्लियर है, सवाल एग्जाम में आते हैं और ये आपके ओरल है, आते हैं दिखते हैं ऐसे सवाल, और इसलिए आपको पेन की जरूरत नहीं है। ठीक है, पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बिक्री 40% की कमी हो गई। सवाल अलग अलग है कि सब एक जैसे ही है ना, वैरायटी अलग है ना, कभी वो त्रिभुज का पूछ रहा है, कभी आयत का पूछ रहा है, अब पंखे के मूल्य में बोलने लगा। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है कि ये सारे 2 डायमेंशन है, कल समझाया था मैंने 2 डायमेंशन कैसे कि दो संख्याओं का गुणा करने पर एक उसका टोटल मिल रहा है। जैसे एरिया आएगा तो दो संख्याओं को गुणा करने के बाद एरिया आएगा, टोटल रेवेन्यू जो आएगा वो क्वांटिटी प्लस प्राइस करने के बाद टोटल रेवेन्यू आएगा, कुल प्राइस जो आएगी वो क्वांटिटी इंटू प्राइस करने के बाद कुल आएगी, आएगी नहीं आएगी। ऐसे ही जितने भी 2 डायमेंशन वाले हैं वो सब रे इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी सवाल आए। पंखे का मूल्य में 20% की वृद्धि, पहले कितना था 100 रहा होगा, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120, उसकी बिक्री क्या हुई 40% की कमी हो गई, तो 40% किसका 100 का कि 120 का, 120 का 40% कितना होगा 48, कितना होगा 48, इसमें से 48 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 72 बचेगा, कितना बचेगा, पहले कितना था अब कितना हो गया, कितना कम हुआ 28, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 100 से डिफरेंस याद रखना। अगर आप खुद सोचो कि जो लास्ट कैलकुलेशन आ रहे हैं वो आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड है कि जो आपने याद रखे उस पर डिपेंड है, तो गलती हो सकती है फिर इसमें, नहीं तो आखिरी स्टेप में आप घटाने पे लगे हो कि 100 में से 72 घटाना है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको जितनी 5-6 चीजें याद करने के लिए बोला हूं वो आप लोगों को याद करना ही है, कंपलसरी है, नहीं तो आखिरी स्टेप में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, मैं कोई भी टॉपिक का बताऊंगा तो उसके आखिरी स्टेप में अगर आपको कैलकुलेशन करना है, याद नहीं है तो कैलकुलेट करोगे, और याद है तो जल्दी हो जाएगा। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी हो जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो सकता है, ऐसा है ना। जैसे पेट्रोल के रेट अगर कम हो गए तो पेट्रोल की खपत में क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा उसका ऑलरेडी इंक्रीज, है ना। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है ना कि यदि मान लो कि प्राइस डिक्रीज होती है तो कंजप्शन क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा ना, कि नहीं होगा। आप मार्केट में कोई चीज कपड़े खरीदने के लिए गए,
आपने 500 रुपये लेके गए, है ना, कितने लेके गए? 500 रुपये। आपको मालूम था कि 500 रुपये में एक ड्रेस आ जाएगी, वहां जाके पता चल रहा है कि 250 रुपये की एक ड्रेस हो गई। आप घर से कितनी ड्रेस खरीदने के लिए लेके गए थे? घर से कितनी ड्रेस खरीदने के लिए निकले थे? एक ही खरीदने निकले थे ना। अब वहां जाने के पता चला 250 हो गए। आप कितनी खरीद सकते हो? 2 खरीद सकते हैं ना। मतलब किसी चीज का अगर प्राइस कम हो गया तो कंजप्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहां पर भी बोल रहा है कि मशीनों के मूल्य में कमी हो गई। अगर मशीन के मूल्य में कमी हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बिक्री क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऐसा हो सकता है कि मशीन के मूल्य में कमी हो गई तो उसकी बिक्री और कम हो गई, नहीं ना, ये इकोनॉमिक्स का लॉ बदल जाएगा इसमें। तो आपके पास पहले कितना था, अब कितना हो गया कमी होने के बाद? 85। अब उसके बाद बोल रहा है कि 20% बढ़ रहा है। तो 20% किसका बढ़ेगा, 100 का कि 85 का? 85 का। तो 85 का 20% 17 होता है, नहीं होता। अब 85 में 17 ऐड कर दोगे तो 102 आएगा आपका। पहले कितना था, अब कितना हो गया? क्या फर्क पड़ा? तो आप बोलोगे इंक्रीज बाय 2%। इंक्रीज बाय 2%। क्लियर है? यदि किसी टीवी के मूल्य में को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए। पहले कितना था, 100, 40% बढ़ गया तो कितना हो गया, 140। उसके बाद कमी करना है तो किस पे कमी करना है, 140 का। तो 140 का 40% कितना होगा, 56। तो इसमें से 56 माइनस करोगे तो 84 आएगा, नहीं आएगा। पहले कितना था, अब कितना हो गया, 84। कितने की कमी हो गई, क्या मेरे सॉल्यूशनों से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बन के कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने की जरूरत रहती है? लग रहा है क्या कि अगर हम बहुत इंटेलिजेंट हैं तभी हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर सकते हैं? है ऐसा? आर्ट्स कॉमर्स वाले जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो मैथ्स नहीं कर सकते? कहीं लग रहा है इसमें आपको ऐसा कि बहुत भारी भारी चीजें हैं? सिंपल से कॉन्सेप्ट है ना कि नहीं है? अर्थमेटिक में पूरा ऐसे ही है, थोड़ी सी चीजों को समझ लिए, बेसिक चीजें समझना 15-20 दिन लगते हैं, क्योंकि आप अगर मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो तो स्टार्टिंग में 15-20 दिन लगेंगे कुछ चीजों को समझने के लिए। और अगर आपको एडवांस करना है तो 15 दिन और पकड़ लो, क्योंकि मेरे को आपको वेरिएबल्स के को समझाना पड़ेगा। फिर डर लगता है ना, वो देख ली कि एक्स के साथ अगर कोई पूरी वैल्यू दिख रहा है, पूरी इक्वेशन एक्स के साथ दिख रही है, लेकिन अगर आपने उसको ब्रेक करके समझना सीख लिए तो फिर आपको सवाल आसान लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे? लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने के लिए आपका मैथ्स बैकग्राउंड से होना जरूरी नहीं है। क्या आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तभी आप कोई एसएससी निकाल पाओगे, बैंकिंग निकाल पाओगे? मैं मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, है, लेकिन बैंकिंग, एसएससी, रेलवे तीनों एग्जाम क्लियर। एडवांस मैथ्स भी, एडवांस मैथ्स तो मैंने 10वीं में तो एडवांस मैथ्स पढ़ा भी नहीं था, वो कैसे पास हो गया था वो मुझे ही पता है। लेकिन अभी जब बाद में जब चीजें पढ़ा तब मुझे से इतना समझ में आया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग थी। एक साइंस वालों की अंडरस्टैंडिंग, एक आर्ट्स और कॉमर्स वाले की अंडरस्टैंडिंग, दोनों में फर्क रहता है। रहेगा नहीं रहेगा, है ना? साइंस वाले चीजों को एक स्ट्रक्चर वे में समझते हैं। आर्ट्स वाले की जो समझने का रहता है, उन लोगों को एक चाहिए स्टोरी, क्योंकि उनका पढ़ने का तरीका वैसा रहता है, एनालिटिकल नहीं रहता है। साइंस वालों का एनालिटिकल रहता है, तो वो हर चीज में स्ट्रक्चर बेस्ड उनके पास प्रोसेस होती है। साइंस वालों की आदत रहती है उनको एक प्रोसेस फॉलो करने की। आर्ट्स वालों के पास कोई प्रोसेस नहीं है। आपको अगर मैं बोलूंगा कि अकबर की जीवनी को आपको याद करना है तो उसका याद करने का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हर कोई उसको याद करने के अपने खुद के स्ट्रक्चर बना सकता है कि नहीं बना सकता? लेकिन अगर आपको साइंस बैकग्राउंड ले रहे हो आप, तो जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? तो वो एक प्रोसेस बन जाती है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स भी जो है तो वो भी उसी तरीके से होगा। लेकिन अगर आप उसको समझोगे, अभी आप देखोगे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे आ गए हैं कि जो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को भी अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। वो टिपिकल जो पुराने तरीके से समझाते थे
वो चीजें अब चेंज कर दी हैं। अब उनको पता चल गया कि भाई बच्चों को अब दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा, तब हम पूरी क्लास को पढ़ा पाएंगे। नहीं तो 4 बच्चे समझ रहे हैं, बाकी क्लास नहीं समझ रही है। होता नहीं होता ऐसा कि पूरी क्लास में बैठे हैं, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि क्लास की बदनामी हो जाती है कि इनने अच्छा नहीं पढ़ा है। ये बात सही है बिल्कुल, है ना? क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि भाई अगर किसी को, कोई स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें गलती स्टूडेंट की नहीं है, गलती टीचर की है। उनने उसको उस तरीके से नहीं समझाया जिस तरीके से उसको समझ आता है नहीं है? लेकिन अभी तक पुराने समय में क्या चीजें चल रही थी, क्लास में बैठा दिए, 50 लोग 100 लोग बैठे हैं, सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं, है ना? जंगल के सारे जानवरों का कंपटीशन कर दिए, बोले जो तैरने में फर्स्ट आएगा उसको यहाँ का राजा घोषित कर देंगे। क्या ये तरीका सही था क्या? नहीं था ना। या बोलेंगे कि जो सबसे तेज दौड़ेगा उसको घोषित कर देंगे, या जिसको बोलेंगे कि जो सबसे पहले पेड़ पे चढ़ जाएगा उसको कर देंगे, तो बंदर ही राजा बन जाएगा फिर तो। होगा नहीं होगा? तो हर किसी की कैपेबिलिटी अलग है, समझने की अंडरस्टैंडिंग अलग है, तो हमको उस तरीके से समझना पड़ेगा। आपको अगर मेरा कोई ये तरीका नहीं समझ में आता है, तो आप बोलोगे सर इस तरीके से नहीं आया, आप मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। अभी बताते ही ना, जैसे क्लास के बाद अगर आप कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो मैं अलग तरीके से उसको बताता हूँ। बाकी लोग के लिए अलग है, आप उसको अलग रखो, क्योंकि आपको इस तरीके से समझ में आता है, तो आप उसको ऐसे समझो। ठीक है? अगला सवाल देखो, किसी वर्ग की भुजा, अब यहाँ पर एक ही परसेंट दिया है ना? लेकिन उसने वर्ग बोला है। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर में जब आप देखोगे तो चारों साइड इसकी सेम होती है, और जब आपको इसका एरिया निकालना होता है तो आप बोलते हो ए स्क्वायर। बोलते नहीं बोलते हैं? ए स्क्वायर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए इंटू ए आ रहा है, दो पैरामीटर बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, है ना? तो तब भी इसमें वो कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं लगेगा? लग जाएगा। लेकिन 25 आपको एक बार दिया है, 25 कितने बार दिया है, तो उस 25 का यूज कितने बार करना है आपको? 2 बार। इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 25 दूनी 50, अगर सिंगल वैल्यू है तो आप तो फॉर्मूले से, जो मैंने आपको बोला कि होमवर्क दिया हूं कैसा इफेक्टिव परसेंट बना लेना, तो आप बोलोगे सर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और 25 का स्क्वायर 625, 50 और 6 56.25। तो आप देखते से इसका आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर कितना होगा? 56.25। इफेक्टिव परसेंट में एक खासियत, मतलब जो आप डायरेक्ट निकालते हो फॉर्मूले से, उसमें एक खासियत है कि उसमें आपको 100 से डिफरेंस नहीं देखना पड़ता, डायरेक्ट परसेंट आता है। ये वाली मेथड में जो बता रहा हूँ, इसको आपको 100 से क्या करना पड़ता है? डिफरेंस देखना पड़ता है, लेकिन उसमें देखना नहीं पड़ेगा, है ना? अपन जो मेथड से कर रहे हैं वैसे देख लेते हैं। तो 100, 100 से कितना हो गया? 125 होगा नहीं होगा? अब 125 का, 125 का अगर आप और 25% निकालोगे तो 31.25 होता है। कितना होता है? 31.25। तो इसमें आप 31.25 जोड़ोगे तो 156.25 हो जाएगा। पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 156.25। कितना बढ़ गया? 56 पॉइंट। ठीक है? दिक्कत है कहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर? इतने क्वेश्चन कर दूंगा, रट जाती है चीजें। आंसर बताओ। पहले किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दी जाती है। ठीक है? एक नोट याद कर रखना। नहीं, 4%, है ना? नोट याद रखना कि जब कभी सेम परसेंट, सेम परसेंट इंक्रीज, फिर डिक्रीज, या पहले पहले डिक्रीज फिर
इंक्रीज। ठीक है, अगर कभी भी सेम परसेंट पहले बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, या फिर पहले कम हो रहा है और फिर बढ़ रहा है, इस कंडीशन में हमेशा कमी होगी। इस कंडीशन में हमेशा क्या होगी? कमी होगी। और कितने की कमी होगी? इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 100। दिया हुआ जो भी नंबर है उसका स्क्वायर डिवाइड 100, दिए हुए स्क्वायर का, दिए हुए परसेंट का स्क्वायर। तो कमी जो होगी, है ना, हमेशा कमी होगी। कितने की? परसेंट स्क्वायर अपॉन 100। जो भी परसेंट आपको दिया है उसका स्क्वायर अपॉन 100। इतने की हमेशा क्या होगी? क्या होगी? कमी होगी। इतने की हमेशा कमी होगी। तो यहां पर 20% है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? डिवाइड 100, 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 4% की हाँ 96। आपने बोला कि 96 हो जाएगा। अभी मैंने आपको दो चीज बताया था कि आपको क्या है, दोनों बात का ध्यान रखना है। पूछा क्या है, क्योंकि दोनों आंसर हो सकते हैं ना, वहां पे 96 भी दे सकता है, आप 96 लगा दोगे, पूरा सवाल करने के बाद भी गलत करके आ रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि बोला कितने की कमी हुई और कितना हो गया। दोनों अलग अलग सवाल है कि एक जैसे ही है? अलग अलग है। कितने की कमी हुई और कितना हो गया। तो कितने की कमी हुई? 4% की। और कितना हो गया? 96% हो गया। क्लियर है? आगे के क्वेश्चन अब ओरल देखो ट्राई करके। मकान के कॉरिडोर की चौड़ाई 50% बढ़ा दी, 100 से कहां पहुंच गए? लंबाई 10% कम कर दिए, तो 10% किसका कम करोगे? 150 का। 150 का 10% कितना होता है? 15। तो 150 में से 15 को माइनस किए, कितना आएगा? 35। पहले कितना था, अब कितना हो गया? क्या फर्क पड़ा? 35 का इंक्रीज, तो इंक्रीज बाय 35%। तो आंसर इसका जाएगा 35% बढ़ा। तो जरूरत पड़ रही पेन की। एक वृत्त, वृत्त मतलब कि सर्कल, वृत्त मतलब कि क्या है? सर्कल। सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। यहाँ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर किसका होता है? सरकमफ्रेंस का, है ना। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आ रहा है यहां पर, आर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आर इंटू आर है, बन गया 2 डायमेंशन इसमें भी। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूले की जरूरत है क्या आपको? नहीं है। आप डायरेक्ट कैसे करोगे? आप बोलोगे 50% है, तो 50% की कमी, तो 50 से पहले कहां पहुंचोगे? सॉरी, 100 से कहां पहुंचोगे? 50 पे। फिर 50 से 25 पे। पहले कितना था, अब कितना हो गया? कितने की कमी? 75 की कमी। क्लियर है? इजी है? दिक्कत है क्या? कुछ अपन ने फुल सर्कल का एरिया जो भी रहा होगा, अपन ने उसको 100 मान लिए थे। नहीं नहीं नहीं, रेडियस है, अपन रेडियस मान ही नहीं रहे ना अपन इसमें। अपन पहले एरिया अपना 50% हो गया, उसका 50 का और 50%, तो 25। अपन काम कर रहे पूरे एरिया में, अपन यहाँ पे रेडियस का यूज ही नहीं कर रहे। फिर रेडियस लेकर आओगे, फिर आप बोलोगे कि पाई का वैल्यू लाना पड़ेगा 22/7, है ना। तो अपन वो रेडियस मतलब अपन जो इसका कोर कॉन्सेप्ट है उसमें जा ही नहीं रहे। अपने को मालूम है 2 डायमेंशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। वो अपन जब अलग से उसके क्वेश्चन अलग से बनेंगे, जहां पे अपने को फॉर्मूले का यूज आएगा मेंसुरेशन में,
तो अपन उसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अपन फॉर्मूले से नहीं करेंगे। एक वर्ग की लंबाई, एक वर्ग मतलब कि स्क्वायर, वैसे वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए, अच्छा हाँ बढ़ा रहा है ना वो 40%। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, पहले 40% फिर 30% है ना, यहाँ पे परसेंट था। 40% 30% बढ़ाने पे क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा? पहले कितना रहा होगा? 100 से कितना पहुंच गए? 140, कितना पहुंच गए? 140। अब 140 में कितना बढ़ाना पड़ेगा? 42, कितना हो जाएगा? पहले कितना था, अब कितना हो गया, कितना बढ़ा? 82% इंक्रीज। क्लियर है? बन जाएगा। नेक्स्ट, अब फिर से वर्ग स्क्वायर 50% बढ़ा दी जाती है, कितना हो जाएगा? 150। 150 का फिर से 50% बढ़ा दिए जाएंगे। हाँ, सवाल क्या है पहले पढ़ो। आपसे बोल रहा है कि दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है परिणामी वर्ग तथा दोनों, है ना? फिर भी गलत नहीं, कोई वो दिक्कत नहीं है, सवाल वही है। सवाल आपसे पहले कितना रहा होगा? 100 बढ़ के 150 और बढ़ के 225। ये वाला एरिया आपका पुराना एरिया है, और ये वाला कौन सा एरिया है? नया एरिया है। आपको पूछ रहा है कि नया एरिया और पुराने एरिया, पहले कौन सा बोल रहा है? परिणामी वर्ग। परिणामी वर्ग मतलब कि नया, और दिए गए वर्ग मतलब कि पुराना। इसका रेशियो क्या है ये पूछा ना, तो 225:100, तो 9:4 आपका आंसर। प्रोसेस सेम थी, बस उसने इसमें सवाल दूसरा पूछ लिया, रेशियो पूछ लिया, है ना? तो 25 के टेबल से इसको 9 बार कैंसिल कर दिए, 25 से इसको 4 बार कर दिए। क्लियर है? इसका आंसर बताओ। 4% मोर मतलब इंक्रीज बाय 4%, है ना? पहले कितना था? 100 रहा होगा, 100 से 130। अब 130 का 20% कम करना है, मतलब 13 दूनी 26 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 104। पहले कितना था? 100, अब हो गया 104, कितना बढ़ गया? 4% से इंक्रीज। एक वर्ग की लंबाई 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा दिए, मतलब 110, फिर 22, 132, कितना बढ़ गया? 32। ठीक है ना? 100 से 110 में पहुंच गए, 110 का 20% 22, तो 110 में 22 क्या करोगे? गोला दो गुना कर दिया जाता है ना? तो अब इसको दो गुना 2 बार करोगे। मान लो कि 100 था, कितना था? 100 था, तो 100 से कितना हो गया? 200। तो ये कितने बार करना है? 2 बार करोगे ना, 400 हो गया। पहले कितना था, अब कितना हो गया, कितना बढ़ गया? ठीक है, ठीक है। हाँ, अगला देखो, यदि किसी वर्ग की सम्मुख भुजाओं के जोड़ को क्रम से 40 और 30% बढ़ाया जाता है, बता अब इसका। 40% ना, मतलब 82 ही आएगा शायद इसका। 182, 182 मतलब 82 इंक्रीज, है ना? पहले 100 रहा होगा, 100 से 40 बढ़ा मतलब 140। 14 का टेबल आना चाहिए, 14 3 जा 42, 140 में 42 ऐड करोगे 182। 100 से 82 182 कितना ज्यादा है? 82 ज्यादा है। यही संख्या में 10% की बढ़ोतरी, फिर 10% की कमी। आंसर बताओ। सेम परसेंट है, पहले बढ़ रहा फिर कम हो रहा, 1% की कमी, डिक्रीज बाय 1%, डिक्रीज बाय 1%।
हाँ, 20% की कमी आई तो पहले 100 से कहाँ पहुंचोगे? 80। फिर 80 में 40% बढ़ा दोगे तो 8 का इंटू 4 में करो 32 तो 112 हो गया। पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 12% बढ़ गया। क्लियर है? 25% में कमी कर दी, 30% बढ़ गया। ठीक है, 75 का इंटू 3 में करोगे तो कितना आएगा? 22.5। कितना हो जाएगा? 97.5। क्या हुआ? 2.5 की कमी। है ना, सेम कॉन्सेप्ट है ना। 100 से कहां पे पहुंचे आप? 75 में। 100 से कहां पहुंचे? 75। 75 का 3% जो होता है वो 22.5 होता है। अब 75 में 22.5 ऐड करोगे तो 97.5। पहले 100 था, अब 97.5 हो गया, डिक्रीज्ड बाय 2.5%। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि फिर 20% की कमी कर दिया जाए तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम परसेंट, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। जैसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देखे, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाय 100 मतलब 4% की कमी। क्लियर है? ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। है ना, क्योंकि क्या होता है कि जब सामने देख रहे हैं कि इतना आसान है तो मन में डाउट आता है कि सर इतना आसान है तो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आते हैं एग्जाम में। 50% की वृद्धि कर दी है तो 150 में पहुंच गए। 30% कम करोगे, 45 कम कर दोगे तो 105 हो गया, इंक्रीज बाय 5%। किसी वस्तु की कीमत जिस प्रतिशत से घट जाती है, 25% से घट जाती है, किंतु उसकी प्रतिशत की 40% से बढ़ जाए तो दो बिक्री में क्या प्रभाव पड़ेगा? 25% से कम हो गई 75, 40% से बढ़ गई 40%। हाँ, 30, 105 होगा ना, 105। पहले आप 100 था, 100 से कहां पहुंचे? 75 में। 75 का 75 का 40%, 75 का 40% कितना होगा? 30। 75 में 30 ऐड करोगे कितना आएगा? 105। पहले कितना था, अब कितना हो गया? क्लियर? कोई डाउट? हाँ, यहां से अब अपना नया कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। क्लियर है? ओरल बन रहे थे ना पूरे, यहां पे भी कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। यहां पर भी आपके इफेक्टिव परसेंट जैसा भी अपन निकाल रहे थे ना, सेम ही निकालना है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की भी मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा कैसे करना है, आप उसको अपने हिसाब से देख लें। 3-4 मेथड हो जाएगी इसमें, 4 मेथड बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेना। ये वाले जो सवाल आते हैं इनको अपन बोलते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन। है ना, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन होते हैं ये। बहुत पहले से ऐसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं और अभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं और अभी भी आते हैं। क्या होता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। है ना, हो सकता है कि आपको प्रेजेंट की जनसंख्या दिया हो, अगर यहाँ की जनसंख्या दिया हो तो क्या बोल सकता है वो, पूछेगा कहाँ की? पास्ट की पूछेगा, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर की पूछेगा। या तो पास्ट की पूछेगा या तो फ्यूचर की पूछेगा, लेकिन दिया कहाँ की होगा? प्रेजेंट की। ऐसा नहीं हो सकता कि पास्ट की वैल्यू दिया है तो पूछेगा कहाँ की, यहाँ की पूछ सकता है, या फिर यहाँ की पूछेगा।
ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर की, तो कहाँ की पूछ सकता है? ठीक है, यही हो सकता है ना। अब मुझे सिर्फ ये बताना है कि अगर मैं आपको कोई इसमें से कुछ चीज बोलता हूं तो आपको आगे जाना है कि पीछे जाना है, इतना समझ में आएगा ना। अगर मान लो कि आपको प्रेजेंट की वैल्यू दिया है, प्रेजेंट का दिया है और फ्यूचर का पूछा है, आगे जाओगे कि पीछे जाओगे? कहां जाओगे? आगे जाओगे। सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है। अगर प्रेजेंट का दिया है और पास्ट का पूछा है, आगे जाओगे कि पीछे जाओगे? पीछे जाओगे। अगर आपको पास्ट का दिया है और प्रेजेंट का पूछा है, आगे। पास्ट का दिया है और फ्यूचर का पूछा है, आगे। फ्यूचर का दिया है और प्रेजेंट का पूछा है, फ्यूचर का दिया है और पास्ट का पूछा है, पीछे। है ना? पीछे जा रहे हो मतलब क्या हो रहा है? नहीं, अभी माइनस नहीं है ना। पीछे जा रहा है मतलब आपको उस समय की वो वैल्यू पूछ रहा है। पीछे जा रहा मतलब उस समय की पूछ रहा है। आगे जा रहा है मतलब भविष्य की पूछ रहा है ना। चाहे आप पास्ट में हो और प्रेजेंट में आना है, मतलब आप पास्ट के लिए प्रेजेंट तो फ्यूचर है ना। आज का जो समय है, आज से 10 साल पहले वालों के लिए क्या था? प्रेजेंट था क्या? आज का समय आज से 10 साल पहले वालों के लिए प्रेजेंट था या फ्यूचर था? फ्यूचर ही था ना, मतलब आप आगे ही जाओगे। है ना? तो इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको आगे की जनसंख्या पूछा है, क्या पूछा है? आगे की पूछा है ना, तो हम डिवाइड में 100 लिखते हैं। है ना? एक क्वेश्चन से करके बताता हूं मैं। जैसे यहाँ पेन बनाने वाली फैक्ट्री है, यह निश्चित किया जाता है कि फरवरी माह में हर पिछले महीने की तुलना में 10% कम उत्पादन करना है। जनवरी में 3000 पेन बने तो मार्च में कितने पेन बनेंगे? ठीक है, मैं इसको 3 से 4 मेथड से आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। सारे कॉन्सेप्ट आपके इसी सवाल में बने, मतलब सारी चारों मेथड आपको इसी में बता दूंगा। सबसे पहले मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में आपको जनवरी, क्या बोल रहे हैं? जनवरी में 3000 पेन बने। अब पेन जो बनेंगे वो फरवरी में बनेंगे और मार्च में बनेंगे। आपको बोल रहे हैं ना मार्च में कितने पेन बनेंगे, जनवरी में कितने बने? 3000। ये मेथड नंबर 1 है, ठीक है ना। जनवरी में कितने बने? 3000। फरवरी में भी 3000 बनेंगे क्या? नहीं, वो बोल रहा है 10% क्या करना है? कम बनाना है। तो 3000 का 10% कितना होगा? 300। तो 3000 में 300 जोड़ेंगे कि कम करेंगे? कम कर दो, क्योंकि 10% कम बनाने बोला है। तो 10% कम बनाना मतलब यहां पर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, इसके बाद मार्च महीने में क्या होगा? 10% और कम, तो 300 ही कम होगा क्या? नहीं, 300 कम होगा क्या? नहीं, इसका 10% कम होगा। 270, 270 कम होगा तो कितना होगा? 2430। तो आपसे सवाल ने पूछा बताओ मार्च महीने में कितने पेन बनेंगे, तो कितने बनेंगे? 2430। आसान था। ये मेथड कब यूज करोगे? जब आपको एक इनिशियल वैल्यू, मतलब आपको एक वैल्यू दी होती है, तब आप यूज कर सकते हो। है ना? वैसे सभी में आपको एक वैल्यू तो दी होगी, सभी में आपको एक वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो ये थी अपनी पहली मेथड। जब आपके पास वैल्यू दी है तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। दूसरी मेथड कौन सी यूज कर सकते हो आप? फॉर्मूले वाली यूज कर सकते हो। है ना? या फिर दूसरी एक और बताता हूँ, फॉर्मूले तीसरे में बता दूंगा। सेकंड मेथड, आपके पास आपको बताया कि कितने पेन बने हैं? 3000। तो आप बोलोगे कि 3000 पेन बने हैं जनवरी में। फरवरी में, है ना, कहा? फरवरी में। फरवरी में 10% ज्यादा बनाने बोल रहा है, कम बनाने बोल रहा है?
कम। तो आप 10% कम कर दोगे तो फरवरी में 90% पेन बनेंगे, मतलब 90/100। और मार्च में भी 10% कम बने, मतलब 90/100। ठीक है, यहां से ये दो जीरो से इधर के नीचे के दोनों जीरो कैंसिल, इस एक जीरो से इधर का एक, ये दो जीरो कैंसिल। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, इंटू 30 है, 8 या 24, 240, 3 एकम 3, है ना, 243, और ये एक जीरो। आपको याद आ रहा है ये मेथड में मैंने आपको लाइन मेथड का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, आ रहा है यार, मल्टीप्लिकेशन की मैंने आपको 3 से 4 मेथड सिखाया था अलग अलग, उसमें एक लाइन मेथड भी थी। यहाँ पे देखो लाइन मेथड का यूज नहीं आ रहा है क्या, भले ही आपको कम डिजिट में आ रहा है, मैंने वहां पे आपको ज्यादा डिजिट की प्रैक्टिस के लिए बोला हूं, ताकि आपके कम डिजिट में आपकी इफिशियंसी अच्छी बनी रहे, तो वो प्रैक्टिस भी आपको जरूरी है। और मैंने बोला था ना कि हर मल्टीप्लिकेशन की अलग जगह उसकी यूज होगा, हर मल्टीप्लिकेशन का हर जगह यूज नहीं है, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 81 इंटू 30 करे तो कितना गया, 2430, यहाँ पर भी 2430 है। आया समझ में, डाउट है अभी, नहीं। दो मेथड हो गई। तीसरी मेथड देखो, जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूले वाली है, तीसरी मेथड फॉर्मूले वाली बताया था। तीसरी मेथड में क्या है, ए वाला फॉर्मूला बताया था ना, 10% से बोल रहा है, कितने परसेंट से, 10% से। तो आप बोलोगे कि पहले कितना था, मतलब ए प्लस ए माइनस ए इंटू ए अपॉन माइनस, क्योंकि कमी हो रही है। तो यहां पर जब आपने देखे तो 10% है, तो यहां पर हो जाएगा 10 और 10 20, माइनस कितना होगा, एक, है ना, तो कितना जाएगा 19, तो 19% की कमी हो जाएगी। तो 100 में से, है ना, 100, 19% की कमी, कितने की, तो 81% बचेगा। तो आप बोलोगे कि 3000 जो था वो 100% था, और हमको निकालना कितना परसेंट है, तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो, 81 का फिर 30 से इंटू करोगे तो 2430। ठीक है, चौथे नंबर की जो मेथड आएगी वो अभी अपन लोग कर रहे थे, कि मान लेते हैं कि पहले महीने में जनवरी में जो प्रोडक्शन था वो अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा, 100% रहा होगा। जब आप फरवरी में आते हो तो 10% कम होकर कितना हो गया, और जब आप मार्च में आते हो तो इस 90 का ही 10% कम होगा, तो कितना हो जाएगा 81। पहले कितना था, अब कितना हो गया, तो 3000 की जो वैल्यू है, वो कितना परसेंट है, सॉरी 100 है, 1000 लिख दो, कितना परसेंट है, 100 है। और आपसे पूछ रहा कितना है, ये दोनों जीरो से फिर से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे इंटू करोगे तो कितना आएगा, 2430। ठीक है, आया समझ में, चारों मेथड से आंसर सेम है, मतलब इन सवालों को करने का कितने तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके हैं। कितने तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके। क्लियर है, कहीं पे भी कोई डाउट है इसमें, है ना। अगले वाले सवाल में अब यहाँ पर देखते हैं। अभी मैंने आपसे बताया कि आपको आगे की वैल्यू निकालना है या पीछे की, है ना। जब आप आगे बढ़ोगे, कहाँ जाओगे, जब आप आगे जाओगे तो डिवाइड 100 करना है, मतलब मैंने आपको जो सेकंड नंबर की मेथड बताया था ना, उसमें डिवाइड रहेगा। जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो डिवाइड में 100, और अगर पीछे जाना है तो
इनटू में 100 मतलब ऊपर 100, है ना। परसेंट अगर बढ़ रहा है तो 100 में परसेंट ऐड करना है, परसेंट अगर कम हो रहा है तो 100 से माइनस करना है ना। ये वाला जो है ये बेसिक के लिए है। बेसिक आप जो वैल्यू से ऐसे करते ना, इनटू वाली जो मेथड बताया था सेकंड नंबर की मेथड, बेसिक मतलब मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। अगर आप मेथड नंबर 2 से करते हो, है ना, जो इजी भी आता है कई सवालों में, मेथड नंबर अगर आप 2 से करोगे तो दो चीज होगी, या तो आप आगे जाओगे या तो पीछे। अगर आगे जा रहे हो, कहां जा रहे हो, तो डिवाइड 100 करना, पीछे जाना है तो मल्टीप्लाई 100, मतलब 100 ऊपर। अब ये याद रखोगे 100 नीचे और 100 ऊपर, आगे बढ़ रहे हो 100 नीचे, पीछे जा रहे हो 100 ऊपर, पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखोगे। दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि अगर मान लो परसेंट बढ़ रहा है, परसेंट, तो 100 में ऐड करोगे, 100 में क्या करोगे, और परसेंट अगर कम हो रहा है 100 से माइनस करोगे। ये दो बात याद रहेगी। कौन सी, आगे जा रहे हैं तो 100 नीचे, आगे जा रहे हैं तो 100 नीचे, पीछे जा रहे हैं तो 100 ऊपर। परसेंट अगर बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे, परसेंट अगर कम हो रहा है तो 100 से ही, तो पूरा रोल 100 का ही है। याद रहेगी इतनी बातें, है ना। सवालों को अपन अब दो मेथड से करेंगे, सवाल को कितने मेथड से करेंगे, दो मेथड से करेंगे। पहली रहेगी आपकी बेसिक मेथड, और दूसरी लाइन वाली मेथड, मतलब जिसमें अपन ओरल परसेंट निकालते हैं वो दूसरी मेथड रहेगी। जो ये वाली बेसिक बता रहा हूँ ये पहली रहेगी। इसके अलावा एक वैल्यू वाली फर्स्ट मेथड बताया था, फॉर्मूले वाली थर्ड, उसको जब जरूरत पड़ेगी तो अपन यूज करेंगे, पहली वाली का तो यूज नहीं करते हैं मैक्सिमम, है ना। लेकिन थर्ड वाली का अगर बहुत रेयर केस में अगर जरूरत पड़ी, जैसे इफेक्टिव परसेंट आ गया, तो अपन उसमें कर सकते हैं। अगर परसेंट सेम दिया है तो इफेक्टिव परसेंट जल्दी निकला तो अपन उससे भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक गांव की जनसंख्या 15% वार्षिक की दर से बढ़ती है। यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 थी, तो 1998 में इसकी जनसंख्या क्या होगी। 2 साल का पूछ रहा है, सवाल को देख के समझ में आ रहा है कितने साल का पूछ रहा है, 2 साल का। तो आप बोलोगे पहले कितने जनसंख्या थी, 4000 थी, आगे जाना है कि पीछे, आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं तो 100 आ जाएगा, नीचे कितने परसेंट से बोल रहा है, 15% से, तो 115 ऊपर, इनटू यहां पर भी 115 ऊपर नीचे 100 करेंगे। डिवाइड में 100 क्यों करें, आगे का पूछा था, ठीक है। 115 क्यों करें, क्योंकि परसेंट बढ़ रहा बोला है। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, 5 से कैंसिल करेंगे कितना टाइम जाएगा, 23, यह जाएगा 20, 5 से कैंसिल करेंगे कितने पर जाएगा, 23, यह जाएगा 20, ठीक है। कैंसिल, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 2 से ये 4, यहां आ गया 10, ठीक है। 23 का अगर आपको स्क्वायर मालूम होगा तो आप बोलोगे कि सर 529 होता है, और एक जीरो था तो 529, जीरो आंसर हो गया, ठीक है। इजी था ये। बेसिक मेथड हमेशा इजी रहती है, बस कैलकुलेशन आपके अच्छे होना चाहिए। बेसिक कठिन नहीं होती है, बेसिक लेंदी होती है। बेसिक कैसी होती है, लेंदी होती है। अगर आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो वो भी आप फास्ट कर सकते हो, क्योंकि समझने में इजी है कि नहीं है, बताओ, इजी है ना। हाँ, दूसरी मेथड अब मैं बता रहा हूं आपको, आप बताना कि ये मेथड इजी है या आपको मुश्किल जा रही है। 100 रहा होता, पहले साल 15% से बढ़ रहा है, 115। अब 115 का 15% कितना होगा,
मुश्किल जा रहा है कैलकुलेशन में कि नहीं जा रहा है ना? तो 115 का 15% कितना होता है वैसे? 17.25 कितना होता है? 17.25। तो इसमें 17.25 ऐड करोगे तो 132.25। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ पे दिखने में तो इजी एक ही लाइन दिख रहा है ना, लेकिन कैलकुलेशन आसान लगा मुश्किल लगा? मुश्किल लगा। इससे ज्यादा आसान कौन सी लगी? ऊपर वाली। तीसरे से ट्राई करके देखिए। तीसरा वाला, तीसरा वाला जो मैंने आपको बोला, वो मैंने आपको बोला फॉर्मूला, है ना? इफेक्टिव परसेंट। तीसरी कौन सी है? इफेक्टिव परसेंट। अब मुझे 15 का इफेक्टिव परसेंट बताओ। 32.25 इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। आपने बोले 15 दूनी 30, 15 का स्क्वायर 225, 30 और 2 32.25। तो आप बोलोगे कि पहले मेरे पास जनसंख्या जो दी थी वो 4000 दी थी, जो कि 100% के बराबर थी, इंटू, तो आप पहले 100 थी, अब उसमें 32.25 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 132.25। 132.25। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। अब इसका इंटू इसमें करना है। अब आप मुझे सिर्फ ये देख के बताओ कि इसमें कैलकुलेशन आसान है या कठिन है? हाँ, कैलकुलेशन चार का मतलब तीनों में से आपको सबसे आसान कौन सी लगी? फर्स्ट वाली लगी, जो कि बेसिक थी। जो क्या थी? बेसिक थी। उसके बाद वाली ट्रिक थी, और उसके बाद वाली भी ट्रिक ही थी। लेकिन कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसे परसेंट आ जाते हैं जो हमारे ट्रिक में फिट नहीं बैठ पाते हैं, ट्रिक में फिट नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है, तो उसको अपन ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? एक और तरीका बता रहा हूं। ये तो हो गए तीन समझ में। अगर ऐसे, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी है, लेकिन जब परसेंट की वैल्यू देखो, वैल्यू आसान दिया है, परसेंट मुश्किल, है ना? लेकिन जब परसेंट मुश्किल दे देगा तो वैल्यू आसान। आपको यहाँ पे परसेंट आपको 15 दे दिया ना, यहाँ पे अगर कुछ और परसेंट, यहाँ पे परसेंट और कठिन दे देता, परसेंट ये आसान है, 15% आसान है। अगर वहां पे आपको बोल देता कि 16.66%, तब इफेक्टिव परसेंट लगा सकते थे क्या? नहीं लगा पाते। तब फिर ये वाला, तो अगर वैसे परसेंट आते हैं तो उसके लिए मैं एक और मेथड बताता हूँ। मिटाऊं इसको? बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, ऐसा नहीं लग रहा कि मैथ्स बहुत बोरिंग है? लगेगा तो बता देना, कुछ और कर लेंगे तो। अब देखो, एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है फ्रैक्शन रेशियो। क्या होता है? फ्रैक्शन रेशियो। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास ये परसेंट दिया हुआ है, मैंने बोला ये 15% है। इस 15% को क्या मैं 3/20 नहीं बोल सकता? बोल सकता है ना? तो मैं ये मान लेता हूं कि पहले जनसंख्या 20 रही होगी। पहले जनसंख्या कितनी रही होगी? 20 रही होगी, और 3 बढ़ गई, तो ये है पहले, और ये है बाद में। तो पहले कितनी रही होगी और बढ़ कितनी गई, तो बाद में कितनी हो गई? 23 हो गई। ऐसा कितनी बार हो रहा है? दो ही ना? कितने कितने साल का पूछा? 2 साल का, तो कितने बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो आपने एक बार ऊपर लिख दिए, दूसरी बार नीचे लिख दिए। क्लियर है? कोई भी डाउट है क्या? नहीं। क्या आपको 20 का स्क्वायर मालूम है? नहीं मालूम? मालूम है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। क्या आपको 23 का स्क्वायर मालूम है? कितना होता है? ठीक है। तो अब ये तो अपन ने रेशियो निकाले हैं। किसने निकाला है? अपन ने निकाले। सवाल ने आपको बोला कि नहीं 4000 थी। कितनी थी? आप बोल रहे नहीं, मैंने तो 400 निकाला। सवाल ने बोला 2 साल के बाद कितनी होगी, तो आप बोलोगे 520
9 जो पूछे दी हुई संख्या अपॉन दिया हुआ रेशियो इनटू पूछा हुआ, याद आ रहा है? मैंने बताया था अभी बीच में, दी हुई संख्या अपॉन दिया हुआ परसेंट इनटू पूछा हुआ, सेम कॉन्सेप्ट है। अब ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 4 से ये कट गया 10 बार, 5290, ये एक और आंसर हो गया। बताओ कितनी मेथड हो गई? 5 मेथड हो गई। एक ही सवाल को करने के 5 तरीके, आपको पांचों तरीके आना चाहिए। एग्जाम में सवाल कौन से तरीके से सॉल्व करना है, या आप क्वेश्चन देखकर डिसाइड करोगे? घर से सोच के नहीं जाओगे, नहीं मेरे को तो ये रेशियो वाली आसान लगी, ये वाली मुश्किल थी, आसान थी, ये भी आसान थी। फ्रैक्शन याद करना है बस, परसेंट का अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो ये आसान है, और फ्रैक्शन याद नहीं है तो मुश्किल लगेगा थोड़ा सा। लग सकता नहीं लग सकता है? बताओ। ठीक है, अब सवाल देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आ गए। एक गांव की जनसंख्या, ये वही वाला क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी? अब मुझे ये बताओ, आपको वर्तमान से पास्ट में जाना है, जाने नहीं जाना है? आपको वर्तमान से, है ना, यदि जनसंख्या भी इतनी है ना तो यहां से पीछे जाना है। तो मैंने आपको बताया था पीछे जाने के लिए क्या करेंगे अपन, 100 को ऊपर करेंगे, ठीक है, सिंपल सा। तो 185,220 इंटू 100 को कर दिए ऊपर। अब 5% से वृद्धि हो रही है तो नीचे कितना लिखेंगे, 105 इंटू 100। कितने साल पहले का बोल रहे हैं वो, तो कितने बार लिखेंगे, 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 20 बार, ये हो गया 20 बार, ये हो गया 20 बार, 5 से ये 21, 21, 21, है ना, संख्या ऊपर नीचे कटती है। 20 से 5 से 20 से इसको काटे, 5 से 21, फिर 5 से 20 से इसको, 5 से 21, 5 से 20 से इसे 21, ठीक है। 21 का टेबल आना चाहिए आपको, आना चाहिए, आना चाहिए। अब देखो मैं तो इसका आंसर वैसे ही बता दूंगा, 1 2 3 9 9 कट जाएगी, 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, एक के टेबल में ये 2 बार आएगा, तो ये कटेगा 2 बार, 20, 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1,60,000 आंसर, है ना। मैंने तो अपने डिजिटल सम लगा के कर दिया, आप लोग कैलकुलेट करना, है ना। एग्जाम में मैंने कल 21 का टेबल से काट तो सकते हैं ना, कि काट के बताऊं? काट सकते हो ना। हाँ, मैंने कैसे किया, मैं क्या किया, देखो मुझे मालूम था कि ये नीचे की संख्या का गुणा होगा, तो एक का एक में गुणा होगा तो एक आएगा, फिर एक का एक में गुणा होगा तो एक ही आएगा, ठीक है। यहां पर लास्ट की संख्या क्या है, 2, एक के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो ये पूरी संख्या एक बार कटेगी और ये पूरी संख्या 2 बार, और एक ये 0, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के बाद में 1 2 3 4 जीरो लगा दो, 16 के बाद में 1 2 3 4 जीरो लगा दो, ये आंसर है। घर में करके देखना, ये आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। वैसे 110% आ भी गया क्या? हाँ, चलो आपने काट के भी डाल दिए, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया ना करने के तरीके, डिजिटल सम कर सकते हैं, यूनिट डिजिट कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने यूनिट डिजिट का यूज कर लिया। किसका यूज किया, यूनिट डिजिट का, ठीक है। किसी गांव की जनसंख्या 2001 में 1 लाख थी, प्रत्येक वर्ष 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है, 2003 में कितनी होगी? कितने साल का पूछा है, 2, 1 से 3 कितने साल का पूछा है, 2 साल का पूछा है ना। तो आपके पास 5 मेथड है, पांचों में से किसी से भी कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे इफेक्टिव परसेंट लगा देता हूँ, 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है बोल रहे हैं वो, है ना,
तो 2 साल का इफेक्टिव परसेंट 21% होता है, मतलब 121। तो मैं बोलूंगा कि 1,00,000 अपॉन 100 इंटू 121। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दोगे, 121 के बाद में 3 जीरो, 121, 1 2 3। कितनी मेथड से कर सकते हैं ये सवाल? कितनी मेथड से कर सकते हो? 5 मेथड से। पांचों मेथड से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5 बताया ना मैंने, 5 मेथड बताया हूं, पांचों मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। एक गांव में वर्ष 2005 में जनसंख्या 1,50,000 थी, प्रत्येक वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना? वैसे तो पांचों मेथड से करना है। इनटू कब की पूछ रहा है? 2 वर्ष बाद की, मतलब डिवाइड में 100 आ जाएगा। 5% से बढ़ रही है 105 इंटू 105 अपॉन 100। ये इसको काट दिया 21, इसको काट दिया 21, ये हो जाएगा 20, हो जाएगा 20। ठीक है, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये। अब यहां पर आपको 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 इंटू 1500 अपॉन 4। अब आपको 4 से पहले नहीं काटना है, पहले आप इंटू कर लोगे इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 200 तो आ गए। 15 एकम 15 की 5, कैरी 1, 60 61 की 1, हासिल का 6, 15 चौ 60 और 6 66, डिवाइड बाय 4। 4 से एक बार काटोगे, 4 एकम 4, बचा 2, 4 सिंह 24, बचा 2, 4 पंचे 20, बचा फिर 4 तिया 12, 7 28, 4 पंचे 20। 1,65,375। 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 1,65,375। ठीक है, क्लियर है? डाउट है? बताइए। किसी जनपद की जनसंख्या 8,500 या पहले 20% से बढ़ती है, दूसरे साल 25% से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? है ना? आपके पास आपकी बेसिक तो है 8,500 इंटू 20, मतलब 120 अपॉन 100 इंटू 125 अपॉन 125 अपॉन 100। ये कितना हो जाता है? 6/5, ये 5/4। ये 5 से ये 5 कैंसिल, 12,750 बन जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते थे आप कि पहले अगर मान लेते 100 थी, 100 से कितनी बढ़ गई? 120, और फिर कितनी बढ़ रही है? 25%, मतलब इसका 25% कितना होता? 30, मतलब 150। पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 150। तो आप 100% तो ये है, इसका 50% कितना? 4,250। 8,500 में 8,500 में 4,250 ऐड करते तो 12,750। यहाँ पे देखो आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन यहाँ पर आपका कैलकुलेशन इजी हो गया। तो कुछ सवाल आपके इस मेथड से इजी निकलेंगे, कुछ सवाल आपके इस मेथड से इजी निकलेंगे, कुछ आपके इफेक्टिव परसेंट से इजी निकलेंगे। है ना? तो सवालों को देख के अपने को समझना है कि यहाँ पर अपने को वैल्यू अगर ऐसी दिख रही है, कटने लायक नहीं दिख रही, तो आप 150%, आपको वहां से देख इफेक्टिव परसेंट तो इसका जल्दी निकाल लेते ना आप। 120 और 25 मतलब 150, मतलब कोई भी नंबर का 50% निकालना आसान है ना, कि नहीं है? इजी है। अगर आपके पास यहाँ पे इफेक्टिव परसेंट निकाल के इजी परसेंट आ रहा है, इफेक्टिव परसेंट से या लाइन मेथड से कर लो। अगर वो कठिन परसेंट आ रहा है तो यहाँ से कर लो, क्योंकि वहां परसेंट अगर कठिन होगा तो यहाँ कैलकुलेशन
आसान होगा। वहां पे परसेंट अगर इजी है, कैलकुलेशन भी हाँ इजी है जरूर। ठीक है, तो इजी परसेंट के लिए आप ये वाली लाइन वाली मेथड यूज करना, ये वाली। इजी परसेंट के लिए ये, कठिन परसेंट के लिए ये। किसी गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है यदि 2003 में जनसंख्या 2000 थी तो 2006 में। 3 साल का पूछा है, कितने साल का पूछा है? 3 साल का। कर लोगे? बताना पड़ेगा, बताओ आपको, है ना। बेसिक से अगर करना है 2000 लिखोगे, 10% से बढ़ रही है तो 110/100, 110/100, 110/100। ठीक है, क्यूब, हाँ, तब भी आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है। ये वाला बोल रहे हैं, ये वाला ना। हाँ, 11 का क्यूब अपन 1000 रहेगा, तो 1000 से वो 3 जीरो कट जाएंगे, तो 11 के क्यूब का डबल आंसर है। हाँ, तो वही 11 के क्यूब का डबल, मल्टीप्लाई टू मतलब डबल ना, क्योंकि 110 आ रहा है ना, तो 100, 11 11 11, तो 11 का क्यूब आपको याद रहना चाहिए था। ठीक है, किसी कस्बे में पहले वर्ष 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 5% की कमी होती, 2% के बाद। इसके लिए वो वाली इफेक्टिव की बताया था ना, परसेंट सेम, बढ़ रहा कम हो रहा। 0.25 की कमी, क्या होगा? 0.25 की कमी। ये तो आपको आंसर मालूम है ना, 0.25 की कमी। तो 0.25 मतलब कि 1% का चौथा हिस्सा, 1% का 80, 1%, 80 1% है इसका। 80 कितना परसेंट है? 1। 80 को 2 बार हाफ करो, 20, तो 7980 इसका आंसर है। अब देखो अपन ने इसमें कौन सी मेथड लगा रहे हैं, उन पांचों से अलग कर दिया अपन ने। इसके पहले वाले टॉपिक का यूज करें ना अपन ने, इसके पहले अपन ने जो टाइप पढ़े थे, टाइप नंबर 4, उसमें जो पढ़े थे उसका कॉन्सेप्ट लगाए। एक बार सेम परसेंट से बढ़ रहा है और सेम परसेंट से कम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगा? कमी होगी। और कितने की कमी होगी? परसेंट अपॉन 100 की कमी। कितने की होगी? परसेंट अपॉन 100 की। होगी नहीं होगी? आगे आंसर, किसी कस्बे की जनसंख्या पहले 5% की वृद्धि, दूसरे साल 5% की कमी हुई यदि दूसरे वर्ष के अंत में इतनी है, कितनी? 39,900। 5% की बढ़ती, 5% की कमी, 5% की वृद्धि, 5% की कमी, इसका मतलब क्या हुआ? 99.75 वही होगा ना। ये वाली वैल्यू कितनी होगी? हाँ, हाँ, तो ये कम वाली वैल्यू है ना। कम वाली वैल्यू मतलब कि 5% है ना, तो मतलब 0.25% की कमी, मतलब 99.75। 2.25 की कैसे? 25% है ना, 5% बोले ना, 5 पक्का तो 25 ही होगा ना। 25 मतलब 0.25, तो ये 3990 अपॉन 99.75 इंटू 100 आया। हाँ, अगर अब देखो एग्जाम में हो सकता है कि ये कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल जाएगी। ऑप्शन आपका क्या हो सकता था एग्जाम में? आपको बोलता 40,000, 38,000, 39,000, 41,000। हो सकता था ऐसी ऑप्शन दे कि नहीं हो सकता था? हाँ, आप देखते कि ये तो 100% वैल्यू रहती ना, ये क्या रहती? 100%। अब आप इसमें 10% ये हो गया, है ना, सॉरी 1% ये हो गया,
410 को 4 बार हाफ करते, 410 को 4 बार हाफ करते, होल नंबर में आंसर मिलता है कि डेसिमल में मिलता? 410 को 4 बार हाफ करने में होल नंबर में आंसर मिलेगा कि डेसिमल में मिलेगा? डेसिमल में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 39 को देख लो, 2 बार हाफ करते, होल नंबर में आंसर मिलता है, डेसिमल में मिलता? आंसर हो सकता था क्या? क्योंकि वैल्यू आपकी यहाँ पे डेसिमल में है क्या? क्योंकि माइनस करने के बाद होल नंबर चाहिए ना अपने को। 38, 380 को 2 बार हाफ करते, 300 का आधा 150, 150 का आधा 75, 80 का आधा, अब 75 मतलब लास्ट में 5 आ रहा है। कोई भी नंबर में से अगर 5 माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें भी 5 होना चाहिए। यहाँ पे 5 है क्या? नहीं। 40,000 का देख लो, 400 का 2 बार आधा करो 100, इसमें से 100 माइनस करोगे तो 900 बचेगा आखिरी में, तो यही आपका आंसर है। एक मैंने तो आपको 3 ऑप्शन चेक करने के लिए बोल दिया, आप एग्जाम में बाकी के 3 थोड़ी ना करते। आप तो 40, अगर आपको 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 देता तो आपको चेक करना और आसान था नहीं था? कर सकते थे ऑप्शन से भी, दोनों तीनों तरीके हो गए। अगला देखो, किसी राज्य की जनसंख्या 10% से बढ़ रही है, यदि 2003 में इतनी थी, 2005 में कितनी होगी? बता पाओगे? कितने तरीके से कर सकते हैं इसको? पूरे 5 तरीके से कर सकते हो? ठीक है। एक नगर की जनसंख्या 48, 25% की वृद्धि, दूसरे साल 8% की कमी। बेसिक से करना इसको, 25% की वृद्धि मतलब पहले 125/100 लिखना, उसके बाद 92/100 लिखोगे, है ना, क्योंकि 49 से कटेगा, 49 का टेबल आएगा, उसमें 7 का मल्टीपल। हाँ, ये सवाल का एग्जाम में, ये जितने सवाल बता रहा हूँ मैं एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए अपने को कैलकुलेशन थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं ना, लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम में हमेशा लास्ट स्टेप डिफिकल्ट होती है, बाकी प्रोसेस तो बनेगी आपको। ये क्वेश्चन आया आपके पास, है ना? इस क्वेश्चन में देखो, मैं सॉल्व नहीं करता इसको, अगर आता है ना तो सॉल्व नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे पहले साल 125 से बढ़ी है, 125 से बढ़ी है, ठीक है, दूसरे साल 8% से कमी हुई है, ठीक है। मेरे पास 2 तरीके थे, कैसे? 125 मतलब मेरे को दिख रहा है कि जो भी आंसर हुआ आया रहता, उसके लास्ट में या तो 5 या तो 0 रहना चाहिए था, क्योंकि 5 का मल्टीपल है ना। आप 125 से, अगर मान लो किसी संख्या में 125 से गुणा कर रहे हो, तो 125/100 मतलब 5 ही तो है कि नहीं है? हाँ, 25% की वृद्धि ना, तो 125/100, 25 से काटते तो यहाँ पे 5 बार और यहाँ पे 4 बार। मेरे को ये दिख रहा है कि लास्ट में 2 0 है, मतलब ये 4 से तो पूरा पूरा कटेगा ना, कि नहीं कटेगा? हाँ, नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो मेरे को नहीं भी कटा रहता तो भी मेरे को यहाँ पे 5 दिख रहा है ऊपर, मतलब जो भी आंसर आता वो 5 का मल्टीपल होता, और 5 के मल्टीपल में सिर्फ 5 और 0 आते, तो जिसमें 5 और 0 होता, जिसमें 5 और 0 होता, मैं उसको रोकता, बाकी 2 को कैंसिल कर देता, 2 1 होते, 2 होते। अगर मान लो एक ही होता 5 और 0 वाला, तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन एग्जामिनर इतना अच्छा अपना सोचता है क्या? वो 2 में रखेगा। कितने में रखेगा? 2 में, क्योंकि वो इतना बुरा भी नहीं चाहता ना, तो 2 कैंसिल करवाएगा और 2 रखेगा। अब 5 से तो मेरे को मालूम है कि वो 2 में से ही मेरा आंसर है, वो 2 में से ही मेरा आंसर है, ठीक है, सॉरी। फिर बोल रहा है 8% की कमी, क्या बोल रहा है? 8% मतलब 92, कितना आ रहा है? 92 मतलब कि 46, और 46 मतलब 23। मैं उन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में 23 का टेबल पढ़ लेता, जिससे पूरा पूरा कट जाता, वही मेरा आंसर था। इसलिए अपने को 25 तक के टेबल भी आ रही बात समझ में? जितनी चीजें आपको बेसिक में है वही सब यूज में है ना? तो अगर ऐसा नहीं कि ट्रिक का यूज नहीं है, ट्रिक का यूज है, लेकिन ट्रिक तब है जब आपको चीजें थोड़ी बहुत याद है, याद नहीं है तो कोई ट्रिक नहीं है। नहीं तो इन सबसे अच्छा बढ़िया तरीका तो अपना वो था ही, और वो भी अगर था तो आपके पास मल्टीप्लाई में वहां पे 23 आ रहा था ना, तब भी तो आपको 23 का टेबल लगता कि नहीं लगता?
23 का टेबल पढ़ के तो वो आंसर लाए रहते हैं ना। तो मैं सिर्फ ये बोला कि 23 का टेबल पढ़ के वो आंसर लाने की जगह 23 का टेबल पढ़ के ऑप्शन में देख लेते हैं, आपका लिखने का टाइम बच जाता, उतना सारे इक्वेशन काटने का टाइम बच जाता। अगला 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 9,60,000 थी, यदि प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान में इसकी जनसंख्या क्या होगी, बताइए। चलो अंकित करेंगे ये सवाल। इंटू 103/100 इंटू 102.5/100 इंटू 105/100। देखो अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, परसेंट कम इसके मुश्किल है थोड़े से। हाँ, अब यहाँ पर एक बात आती है आपके पास कि 103 तो प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना। यहाँ पे आपके पास आता कितना 21, अगर वैसे भी अगर आप इसको नहीं काटते तो 21/100। 21 में आपको 3 और 7 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3 और 7, मतलब आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पहला, दूसरा 7 का। उसके बाद इस वैल्यू को काटते तो 51/50 आता, 51/50 2.5 से काट रहे अपन इसको, सॉरी 41 आता, 50 नहीं 41/40। 41/40, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संख्याओं में अगर अपन यहाँ 21 देख रहे हैं तो 7 का मल्टीप्लाई हुआ है और 3 का हुआ है, तो अपन 7 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर ऑप्शन से चेक करते और ऑप्शन में आपको वो मिल जाता। 3 का लगाते 2 कम हो जाते, 7 का लगाते 1 ही मिलता। तो जब कभी अगर मान लो कि ऐसे कैलकुलेशन आ रहे हैं तो आपको इनकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसमें देखना कि वो वैल्यू कौन सी है। जैसे 21 आएगा इसमें 105 है ना, तो 105 को जब आप काटोगे तो कितना 21/20 यही वैल्यू आएगी। तो जब ये वैल्यू आएगी तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई 21 से होगा, अगर वो मल्टीप्लाई 21 से हो रहा है इसका मतलब 7 और 3 से भी हो रहा है। क्लियर है, क्योंकि कैलकुलेशन कठिन है, मुश्किल है ना, आपको फिर 41 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन उसने दिया इसीलिए है कि आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप उसमें 3 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल दो, इसलिए उसने यहाँ पर आपको 5% दे दिया, नहीं तो अगर उसको मुश्किल करना रहता तो 4% देता, 104 करवाता ना वो आपसे, तो वो मुश्किल होता फिर। ठीक है, यही संपत्ति का मूल्य 10% दर से कम हो जा रहा है, 1 लाख इसका आंसर है। 81 देखिए 10% से कम हो रहा है मतलब 81 में आता है ना, तो 100 वाली चीज 81 में आ रही, तो जो भी आंसर होगा वो 100 का मल्टीपल। तो 81 के पास में 100 का मल्टीपल क्या है 1 लाख। कितने वर्ष में, हाँ ये वाला देखो कितने वर्ष में आपसे पूछ रहा है, ये 2 वैल्यू हो गई ना, आई ना 2 वैल्यू, नहीं आई, ठीक है। तब हम क्या इस कंडीशन में क्या कर, जैसे 3,6,4,5,0,0 अपॉन 5,0,0 इसको काटो, संख्या को काटो, पांच से कट जाएगी शायद तक, 1,000 और ऊपर कितना आ रहा है 729, मतलब 3 साल में आंसर आएगा इसका। 9 का क्यूब 729 आ रहा है ना, आपका आंसर आया होगा काटा पीटी करने के बाद 729/1000, आ रहा नहीं आ रहा है, 10% से क्या हो रहा है कमी, 10 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/10, तो 10 से 1 कम हो रहा मतलब 9/10, 9 फिर 729 कितने बार में बनेगा, स्क्वायर में कि क्यूब में, क्यूब में, क्यूब मतलब पावर 3, पावर 3 मतलब 3 वर्ष,
इससे आसान तरीका नहीं है इसका, बेस्ट सॉल्यूशन इसका। ठीक है ना आसान? नहीं है। तो जब अगर मान लो आपको समय पूछ रहा है, जनसंख्या वाले सवाल में क्या पूछेगा? समय पूछेगा। आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन है, जो वैल्यू है, उसका क्या बनाओगे? फ्रैक्शन। बढ़ रहा है तो बड़ी वैल्यू को ऊपर, और कम हो रहा है तो छोटी वैल्यू को ऊपर। बेस वैल्यू को हमेशा नीचे रखना। तो जो भी बेस वैल्यू आएगी वो भी किसी ना किसी का, अगर स्क्वायर आ रही है तो कितना साल, क्यूब आ रही तो, और पावर 4 आ रही तो, पावर 5 आ रही तो, पावर 5 2 या 3 में ही आएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि पावर 3 तक, पावर 5 याद रख लेना, 5 तक, है ना। 10 तक आप लोग दो, दो से लेके 6 तक पावर तो आप 6 से याद कर लेना, उसके बाद की 3 3 याद कर लेना। बताया था ये, वो इसीलिए है क्योंकि आपको वैल्यू देख के समझ आती है कि पावर 3 है कि 4 है। वैल्यू कटने के बाद उतना ही बनेगा ना। क्लियर है? हाँ। एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है, वर्ष के अंत में इसका मूल्य 80% रह जाता है। क्या बोल रहा है? 80% कम नहीं हो रहा है ना। इस लाइन को समझना। यहाँ क्या बोल रहा है? 80% रह जाता है। मतलब अभी अगर मान लो कि स्कूटी का मूल्य 25,000 है, तो पहले साल में वो 80% रह जाएगी, फिर उसके अगले साल में फिर 80% रह जाएगी। अगर कम हो रहा बोलता तो भी 80 चाहता, लेकिन उसने खुद ही बोल दिया 80 रह जाएगी। तो जो बोल रहा है वही लिख दो। अब बन जाएगा ये 4/5, 4/5, 4/5 होगा, 55 25, कट जाएगी वैल्यू। बताना पड़ेगा कैलकुलेशन आपको। हो गए आपके? एक मशीन का मूल्य 20% वार्षिक दर से घटाया जाता है, हटाया नहीं, घटाया जाता है ना, डेप्रिसिएटेड। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है तो इसका क्रय मूल्य कितना था। अब ये पीछे जाना है। पीछे जाना है मतलब 100 ऊपर, 80 नीचे, 100 ऊपर 80 नीचे, 100 ऊपर 80 नीचे। यहाँ पर आ जाता है 87480। ठीक है, कर लोगे? बताना पड़ेगा। क्लियर है? ये वाला भी बन जाएगा। 2004 से 2006 में, 2 साल बाद का पूछ रहा है। कस्बे की जनसंख्या पहले 12% की वृद्धि, फिर 10% की कमी हो जाती है। बेसिक मेथड से करोगे, पहले 112, फिर इंटू 110, वैल्यू कटेगी। 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, 5 वर्ष, 5% की दर से कम होती है। पहले पूछ रहा है मतलब ऊपर 100 आएगा, नीचे 95, ऊपर 100 नीचे 95, ऊपर 100 नीचे 95। 95 मतलब ये वैल्यू जो कटेगी, ये 19 से कट जाएगी पूरी पूरी वैल्यू, और 19 यहाँ ऊपर रहेगा 20, तो 2 4 8, 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा, 4 का भी लग जाएगा, और 8 का भी। जो भी आंसर आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन में जो भी होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 80,000 आंसर होगा शायद इसका, है ना। ये वाला अपना अलग, अगला टाइप है, ये अपन कल देखेंगे।